नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत लोच अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच के मापने की विधियां कौन कौन सी हैं और मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम मांग की लोच की 3 विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। माप की 3 विधियां हैं और 2 विधियां और बाकी हैं जिनका हम अभी अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम मांग की लोच की कुल व्यय विधि, आनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि भी हम कहते हैं और बिंदु रेखीय विधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं मांग की लोच की चाप विधि और मांग की लोच की आय विधि का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हम मांग की लोच को माप सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है मांग की लोच ही आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है और मांग की लोच में अब हम इसमें कर रहे हैं मांग की लोच की माप की विधियां। इससे पूर्व हम 3 विधियों का अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं। अब हम जो अगली विधि कर रहे हैं चौथी, वो है कीमत लोच की या मांग की लोच की कीमत लोच ही चल रही है, चाप विधि बोले तो आर्क मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए इससे पूर्व जो विधियां की थी वो हमने वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें हम प्रारंभिक मात्रा और मात्रा में होने वाले परिवर्तन या प्रारंभिक कीमत और कीमत में होने वाले परिवर्तन का कारण और संबंध की व्याख्या करते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक जो मांग की लोच है उनको 2 बिंदुओं के मध्य मापने की विधि है। जैसे हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और सूत्रानुसार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में ये एक डायग्राम है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पर हमने कीमत को ले लिया है, इस पर हमने एक्स एक्सिस पर मांग मात्रा को ले लिया है। हमने एक मांग वक्र, ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र बनाया। ये हमारा मांग वक्र है डी प्राइम मांग वक्र है और हमारे पास में एक ए बिंदु ए और कीमत में क्या होता है, कमी हो जाती है, पी से P0 हो जाती है। कीमत में कमी होने पर मांग मात्रा है जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये x1 से x2 हो जाएगी। कीमत में कमी हुई और मांग मात्रा में वृद्धि होगी बी बिंदु तक। अब जो हमारी आर्क मेथड है, अब तक हम कर रहे थे कि ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। लेकिन आर्क मेथड बताता है कि ये जो आर्क बनी है, कौन सी, ए और बी के मध्य, इस आर्क बनी है ए और बी के मध्य, इसके मध्य जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी। तो ये आपका डेल्टा पी है, ये आपका डेल्टा क्यू या अपन डेल्टा एक्स कह सकते हैं, एक्स है, और ए बी के बीच में मांग की मात्रा कीमत लोच क्या होगी, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए जो सूत्र है, कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा, वही हम देखते आए हैं कि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का सूत्र होता है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। देखिए कीमत में परिवर्तन होने पर ये क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा पी का मतलब है कीमत में होने वाला परिवर्तन, कीमत में होने वाला परिवर्तन। पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत और क्यू का मतलब है प्रारंभिक मात्रा। देखिए आप यहां पर देखेंगे इसमें कीमत में परिवर्तन हो रहा है, P से P0 तक कीमत में परिवर्तन हुआ और X से X1 तक क्या हुआ है, मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ है। लेकिन अब हमारे पास में जो आर्क है ए और बी के मध्य जो आर्क बन रही है, इसका मतलब हम दोनों के बीच में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह हुआ, ए और बी दोनों बिंदुओं के मध्य जो परिवर्तन हुआ उसको 2 से भाग कर दीजिए, ये हमारी आर्क का वो निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो P से P1 तक अब हमारी जो P रहेगी वो दोनों कीमतों का योग रहेगी, उसका आधा, और मांग मात्रा है प्रारंभिक मांग मात्रा, वो भी दोनों मांग मात्राओं का आधा। उसको हम क्या करेंगे, P1 और P और Q मानेंगे। तो यहां पर देखिए EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू डेल्टा Q बराबर रहेगा Q या X2 माइनस X1
ये आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन होने पर x1 से मात्रा x2 तक हो जाती है। और हमारे पास में डेल्टा p है जो क्या हो जाएगा, डेल्टा p हो जाएगा p से लेकर के p0 हुआ है तो p0 माइनस p1, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा p हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास में जो p होगा और q होगा क्या हो जाएगा, p1 p प्लस p0 अपॉन 2 और q बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा। x1 की जगह आप q1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो x और q एक ही बात है। तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। इसको मैं q कर देता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, q1 q2, क्योंकि सूत्रानुसार सही रहेगा ये। तो ये q2 माइनस q1 और ये q1 प्लस Q2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपका जो सूत्र है उसमें अगर हम इसको फिट करें तो ये डेल्टा Q, तो डेल्टा Q पहले भी हमारा यही आ रहा था, जो पुराने हमने सूत्र किए हैं वीडियोस, और जो पुरानी विधियों में डेल्टा P है वो P एज इट इज था। अंतर आया है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर में ले रहा हूं, EP इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, P अपॉन Q था तो P1 प्लस P2 अपॉन 2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दोनों ही कीमतों का योग डिवाइड बाय 2 और दोनों ही मांग मात्राओं का योग डिवाइड बाय 2। और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू, अब ये हो जाएगा आपका P1 प्लस P2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन Q1 प्लस Q2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। फिर देखिएगा आप डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P और P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो इस प्रकार से आर्क इलास्टिसिटी मापने का जो सूत्र हमारा रहेगा वो सूत्र रहेगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P और मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2। तो इस सूत्र के माध्यम से हम चाप लोच की गणना कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चाप लोच है जो मांग की कीमत लोच, या फिर हम कह सकते हैं आनुपातिक विधि, हमने बिंदु रेखीय विधि की है, उसके कहीं ज्यादा वास्तविकता पर निर्भर करती है। क्योंकि हम पुराने वीडियोस में देखते आए हैं, केवल हमने एक बिंदु पर मांग की लोच की गणना देखी, हमने केवल दूसरे बिंदु पर देखी, लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों बिंदुओं का एक साथ उल्लेख करते हुए मांग की लोच की गणना कर रहे हैं कि कितना परिवर्तन, कितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। तो मांग की लोच है जो चाप लोच, ये वास्तविकता पर ज्यादा निर्भर करती है। तो इस प्रकार से हमारी ये मांग की लोच की एक अगली विधि होती है। लास्ट जो विधि है मांग की लोच की वो है हमारी आय विधि। इसकी हम गणना करते हैं, अध्ययन करेंगे अभी मांग की लोच की आय विधि। इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। पांचवा है मांग की लोच की आय विधि। देखिए, सबसे पहले इसको हम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स हैं उनको नहीं जान पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आय क्या होती है? आय होती है एक फर्म के द्वारा जितनी मात्राओं का उत्पादन किया गया है उनको जो बाजार में प्रचलित कीमत है उन पर बेचने पर उसे जो कुल इनकम प्राप्त होती है, जो कुल पैसा प्राप्त होता है, वो फर्म की आय कहलाती है। माना कि एक एक्स फर्म है और वो एक कपड़े का उत्पादन कर रही है, या फिर कुछ की भी कोई भी अपन यूनिट ले लें, कपड़े का उत्पादन किया उसने, 10 मीटर कपड़े का उत्पादन किया और उसने टोटल 50 मीटर कपड़े का उत्पादन किया है। और जब वो बाजार में बेचने के लिए गया तो उसको क्या मिला, जो उसकी कीमत मिली 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से, पर मीटर 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से क्या मिलती है, उसको कीमत मिलती है। तो टोटल जो फर्म है, फर्म को टोटल इनकम कितनी होगी, 50 मीटर कपड़ा वो 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेचता है, तो 50 गुना 10 करके हमें क्या मिल जाएगा, ये आपकी क्वांटिटी थी और ये आपकी प्राइस थी, और आपको मिल गया 500 रुपए। फर्म की क्या हो गई, ये आय हो गई, ये फर्म की आय है।
अब हमें यह जानना चाहिए कि फर्म की आय के लिए कौन कौन से और कंसेप्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो प्रयोग करते हैं वो होती है हमारी कुल आय, या हम इसे कुल आगम भी कह देते हैं, आगम भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल रेवेन्यू, VENUE, टोटल रेवेन्यू, और इसको शॉर्ट फॉर्म में TR कहा जाता है। क्या होती है TR? TR या कुल आगम यही है जो मैंने आपको भी बताई। एक फर्म के द्वारा कुल उत्पादन को बाजार में प्रचलित कीमतों पर बेचने से उसे जो कुल पैसा प्राप्त होता है या कुल रकम प्राप्त होती है वो फर्म की कुल आय कहलाती है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, औसत आय। औसत आय कह सकते हैं हम इसको, या फिर औसत आगम भी कह सकते हैं, और इसको हम कह देते हैं AVERAGE, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में AR कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, औसत रेवेन्यू क्या होती है, इनको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी विधि है जो इन पर AR, TR, MR पर ही निर्भर करेगी। तो AR क्या होता है? औसत आय। औसत आय मींस बोल रहा है कि प्रति इकाई आय कितनी हुई। तो सपोज करो 50 मीटर उन्होंने क्या किया, कपड़े को बेचा, ठीक है, कपड़े का उत्पादन किया, 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से मार्केट में बिक रहा था। 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जब मार्केट में बेचा तो कुल आय तो मिली उनको 50 मीटर की आय मिली है 500 रुपए। तो 1 मीटर की कितनी मिलेगी, 500 डिवाइड बाई 10 तो क्या हो जाएगा, सॉरी 500 डिवाइड बाई 50 तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 मीटर कपड़े की आय प्राप्त हो जाएगी। तो AR बराबर होता है TR अपॉन क्वांटिटी। तो ये अपनी औसत इनकम मिल जाती है, जो औसत मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, AR कहते हैं। तीसरा होता है एक सीमांत आय। सीमांत आय, इसको हम सीमांत आगम भी कह देते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू बोले तो MR होता है बच्चों, जब कुल आय में जो परिवर्तन होता है एक इकाई उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो कुल आय में परिवर्तन हुआ उसे ही हम क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। सपोज करो हमने 50 मीटर कपड़े का उत्पादन किया, 50 मीटर कपड़े में से 49 मीटर कपड़े को हमने 10 रुपए के हिसाब से बेचा 490 में, ठीक है। अब माना कि हमने 50 मीटर उत्पादन कर लिया, एक उदाहरण दे रहा हूं, पहले हमने 49 मीटर उत्पादन किया था, 10 रुपए के हिसाब से बेचा, कुल आय में कितनी है कुल आय 490। 50, अब सपोज करो कपड़ा हो गया हमारा 50 मीटर, उसको हमने 10 के हिसाब से बेचा, हमारा कपड़ा कितना रुपए का हो गया, 500 रुपए का हो गया। अब प्रति इकाई उत्पादन के बढ़ने पर, प्रति इकाई बोले तो एक इकाई उत्पादन बढ़ने पर कुल आय में जो परिवर्तन हुआ, कुल आय में जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि डेल्टा TR मतलब कुल आय में परिवर्तन हुआ है, किसके परिणाम स्वरूप, क्वांटिटी मात्रा में परिवर्तन होने पर जब 49 से लेकर के 50 हो जाती है तो एक इकाई बढ़ने पर कितना 10 रुपए का फायदा हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं TR में 10 रुपए का बेनिफिट हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो इस प्रकार से हम TR, AR और MR की अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मांग की लोच की आय विधि पर। मांग की लोच की आय विधि क्या कहती है, मांग की लोच की आय विधि हमें बताएगी। अब इसको साफ करके एक बार दोबारा करते हैं। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय का अध्ययन इसके लिए बहुत ही जरूरी है, और इसको आपको एक बार रेफरेंस बुक में बताता हूं, आपको जो पूर्व में बताई है और अभी बता रहा हूं। अगर TR जैन मिल जाती है बहुत अच्छी है, HL आहूजा में से आपको मिलती है तो HL आहूजा में से आप इसको एक बार जरूर विस्तार से पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं औसत आय की तरफ, और इसके लिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो होगा हमारा EI, इनकम इलास्टिसिटी है, या EP हम कह सकते हैं, AR अपॉन AR माइनस MR, AR अपॉन AR माइनस MR। अब देखिए, अब AR अपॉन AR माइनस MR हमने कैसे किया, मैंने लिख दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि सर ये AR अपॉन AR माइनस MR ही क्यों हुआ, TR क्यों नहीं आया यहां पर। चलिए इसका मैं आपको एक विस्तार से डायग्राम के माध्यम से हल करके बताता हूं। और ये हमारे पास में एक डायग्राम है,
ये x है, ये y है। इधर अपन ने कीमत या फिर अपन कह सकते हैं AR या MR जो भी है हमारे पास में उनको ले लिया है। इधर हमने मात्रा को ले लिया है। अब डायग्राम अभी आप विस्तार से जब पढ़ेंगे आगे कॉम्पिटिशन्स की तरफ जब आ जाएंगे, कॉम्पिटिशन जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा है नहीं, प्रतियोगिता नाम का एक चैप्टर चलता है, उसमें आप विस्तार से इसको देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूं कि AR और MR वक्र जो होते हैं एक दूसरे के इस पर जैसे A और ये B मान लीजिए, ये आपका AR वक्र होगा और नीचे वाला वक्र है जो इससे MR हमेशा इससे कम होता है, ये MR होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में। अगर पूर्ण प्रतियोगिता की बात करोगे तो ये दोनों ही एक मिलेंगे, AR और MR समान होता है। लेकिन अगर आप अपूर्ण प्रतियोगिता की तरफ जाएंगे तो AR और MR में डिफरेंस आपको मिलेगा। अब आप देखिए, सपोज करो हमें इस P बिंदु पर आपको क्या निकालना है, मांग की लोच निकालनी है। और P बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो यहां पर आपके आ जाएगा, या इसको आप R बिंदु ले लीजिए। R बिंदु पर ये P हो गया, ये X हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें एक बीच में बिंदु ये M आ रहा है, ठीक है, और इसको आप T बिंदु दे दीजिए, T बिंदु दे दीजिए। अब हम देखते हैं, हमने सभी को नाम दे दिया है A, B और इसको C नाम दे दीजिए, C। अब आप देखेंगे कि हम जब बिंदु रेखीय विधि का या ज्यामितीय विधि का अध्ययन करते हैं तो हमारे पास में जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सूत्र होता है निचला भाग मांग की कीमत लोच क्या होती है, निचला भाग मांग वक्र का बता रहा हूं मैं, मांग वक्र का निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग। अब देखिए यहां पर AR वक्र कौन सा है, यह है। AR वक्र पर निचला भाग क्या हो जाएगा, RB। इसको हम लिख सकते हैं RB अपॉन AR, RB अपॉन AR हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस रेखा चित्र में दो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा, एक त्रिभुज तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा और एक त्रिभुज आपको ये वाला दिखाई दे रहा होगा। दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल RXB एंड कौन सा, APR, ट्रायंगल APR। ये दोनों क्या है, समरूप है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल्स समरूप हैं। तो समरूपता की स्थिति में देखिए, ये जो भुजा होगी ये भुजा के बराबर हो जाएगी। तो एक इसका मतलब ये होगा कि इस दोनों के आधार पर हम ये लिख सकते हैं RB अपॉन AR बराबर RB अपॉन AR बराबर AP अपॉन PX हो गया। अब आप देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला है और एक त्रिभुज आपका ये वाला है, कौन सा, नाउ ट्रायंगल कौन कौन से, देखिए नाउ इन ट्रायंगल्स APT एंड ट्रायंगल TRM दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अब आप देखेंगे कि ये जो भुजा है वो इसके बराबर पाई जाएगी। तो AP, दैट्स वाई AP बराबर क्या हो जाएगा, RM, AP बराबर RM हो जाएगा। तो अब आप देखिए अगर हम इसको देखते हैं RX, जो ये RX है अपनी RX, ये RX है। तो अब आप देखेंगे कि इसके आधार पर AP बराबर RM है तो हम करेंगे AP अपॉन RX बराबर RM, क्योंकि AP RM के समान है, AP है जो RM के समान है, RM अपॉन अब RX जो है RX माइनस MX, RX माइनस
mx, और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा rx है वो किसको टच कर रहा है, AR वक्र को कर रहा है। तो rx जो है rx माइनस ax, AR अपॉन AR माइनस, हाँ rm, ये rm है, ये rm है जो किसको है, AR को। तो हम देख सकते हैं AR अपॉन rx, rx AR माइनस mr, mr कौन सा है, mx जो है mr को बताता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मांग की लोच की आय विधि जो है इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सूत्र रहेगा और इसमें नेगेटिव साइन आपका रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम मांग की आय लोच और आड़ी लोच को करेंगे। और अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर इसमें जो टेक्स्ट मैसेज है इसमें मैसेज कीजिए, आपको मैं चैट बॉक्स में जो भी रिप्लाई होगा आपका जरूर दूंगा। धन्यवाद।